गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पिछली बार ब्लड का फर्स्ट पार्ट पढ़े थे जिसमें हम लोग ब्लड के बारे में पढ़े थे और ब्लड के प्रकार के बारे में हम लोग नहीं पढ़े थे। उसमें थोड़े थोड़े पढ़े थे कि आरबीसी क्या है, डब्ल्यूबीसी क्या है, प्लेटलेट्स क्या है और ये कितने दिन इनका जीवन काल होता है, कितने दिनों बाद ये जीवन मर जाते हैं। आज हम इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स पढ़ेंगे कि इनका आकार कैसा होता है, स्ट्रक्चर कैसा होता है, इनमें कितनी संख्याएं होती हैं और कितने दिन तक ये चलते हैं। ये सारी चीज़ें आज हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए, फर्स्ट ऑफ ऑल ये ब्लड का सेकेंड पार्ट है, हम लोग शुरू करते हैं। जिसमें सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं कि ब्लड को 3 प्रकारों में बांटा गया है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ये आप पढ़े हुए थे। तो हम लोग डिटेल से पढ़ते हैं कि आरबीसी क्या है। तो आरबीसी को हम लोग इंग्लिश नेम एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। इसका जो आकार होता है वो गोल होता है। इसका जो आकार होता है वो कैसा होता है? गोल होता है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि जब हम ऊंचाइयों पे जाते हैं तो आरबीसी का आकार कैसा होता है। तो जब भी आप ऊंचाइयों पर जाएंगे तो इसका आकार जो होता है वो बढ़ता होता है, बढ़ता जाता है। मतलब कि ऊंचाइयों पे जाने का मतलब कि इसका आकार जो होता है वो क्या होता है? बढ़ता है। और इसका आकार जो होता है गोल होता है। सबसे इम्पोर्टेंट ये 2 चीज़ें कि आरबीसी में लाइसोसोम्स नहीं पाए जाते हैं। आरबीसी में लाइसोसोम्स नहीं पाए जाते हैं। आरबीसी में केंद्रक भी नहीं पाए जाते हैं। अब देखिए, आरबीसी में केंद्रक नहीं पाए जाने से क्या मतलब वो है, जैसे किसी भी व्यक्ति का अगर आप डीएनए चेक करना चाहते हैं तो डीएनए तभी चेक होता है जब उसमें केंद्रक होता है। केंद्रक में ही डीएनए और आरएनए पाया जाता है। तो आरबीसी में केंद्रक नहीं होते हैं, इसलिए किसी भी व्यक्ति का आरबीसी से किसी भी व्यक्ति का हम लोग क्या बोलते हैं, डीएनए और आरएनए चेक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें केंद्रक होता ही नहीं है। ये पूरे रुधिराण का 95% भाग होता है और इसके कमी से एक रोग होता है जिसे हम लोग कहते हैं एनीमिया। जैसे ब्लड है, ब्लड से आरबीसी, आरबीसी में एचबी, एचबी में होता है आयरन। तो आयरन की कमी से ही हमें क्या होता है? एनीमिया रोग होता है। और ये एनीमिया रोग होने के वजह से हमें क्या होता है? वीकनेस और कमजोरी महसूस होती है। तो अगर क्वेश्चन कभी देता है कि एनीमिया रोग होता है, अगर एक एफई दिया है ऑप्शन में तो भी सही है, एचबी दिया है तब भी सही है, आरबीसी दिया है तब भी सही है और ब्लड की कमी दिया है तब भी सही है। तो ये इनमें से चारों ऑप्शन या ऐसा दिया उपरोक्त में सभी, मतलब कि सबके कमी से ये एनीमिया रोग होता है तो भी वो सही है। अब हम लोग इसका दूसरा पार्ट पढ़ते हैं जिसको हम लोग डब्ल्यूबीसी कहते हैं। इसका जो इंग्लिश नेम है उसको हम लोग ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। इसका जो आकार होता है अनिश्चित होता है, मतलब इसका कोई आकार का निश्चय नहीं होता है, वो अनिश्चित आकार का होता है। इसमें केंद्रक पाए जाते हैं, मतलब कि डब्ल्यूबीसी से हम व्यक्ति के डीएनए और आरएनए को निकाल सकते हैं क्योंकि इसमें केंद्रक पाए जाते हैं। और इसका मुख्य काम है रोगों से रक्षा करना। जो हमारे रोग होते हैं उनसे रक्षा करने का काम करता है। जो डब्ल्यूबीसी होता है उसके ये प्रकार होते हैं, एंटीबॉडीज़, लिम्फोसाइट जिसको हम लोग टी सेल्स भी कहते हैं, मोनोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स, ईसोफिल्स, बेसनोफिल्स। लेकिन इसमें जो ये 3 नीचे वाले हैं उनका वर्क बहुत ही कम होता है, कोई फंक्शन नहीं होता है, इसलिए हम लोग इसके ऊपर विशेष डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन ये जो 3 ऊपर वाले हैं आपके, इनका काम बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। आइए हम जानते हैं सबसे पहले एक एक के बारे में। जैसे एंटीबॉडीज़, एंटीबॉडीज़ जो होता है वह हमारे शरीर में कोई भी बैक्टीरिया या वायरस इंटर करता है तो तुरंत वो एक्टिव हो जाता है और एक्टिव होने के बाद वो किसको जगाता है? लिम्फोसाइट्स को जगाता है। और लिम्फोसाइट भी एक्टिव होकर के
उसको मारता है। मारने के बाद मोनोसाइट के पास वो जाते हैं और बताते हैं कि भाई मोनोसाइट चलिए उसको खा लीजिए, उसको खा करके ख़त्म कर दीजिए। तो खा करके ख़त्म कर देता है, जिसके वजह से मोनोसाइट का आकार जो होता है वो क्या होता है, बड़ा होता है। इस तरह से भी आप समझ सकते हैं कि एंटीबॉडीज जो होता है वो हमारा एक तरह का BSF है। वह पूरा एकदम बॉर्डर पे वो पहरे के तरह काम करता है। जब भी कोई वायरस हमारे शरीर में घुसा, फटाक से वो एक्टिव हो करके और लिम्फोसाइट को जगाता है कि ए चचा, लिम्फोसाइट्स को कहता है कि चचा उठिए, बैक्टीरिया शरीर में घुस गया है। तो वो लिम्फोसाइट को एक्टिव कर देता है। लिम्फोसाइट कहता है कहाँ है, और उसको वो क्या करता है, मार देता है। मारने के बाद फिर एंटीबॉडीज जाता है मोनोसाइट के पास और उसको कहता है कि चलिए इसको ठिकाने लगा दीजिए। तो ये मोनोसाइट जो होता है वो उसको क्या करता है, खा लेता है, खा करके ख़त्म कर देता है, जिसके वजह से इसका आकार जो होता है वो क्या होता है, बड़ा होता है। और न्यूट्रोफिल्स और ईस्नोफिल्स और बिस्नोफिल्स का कोई विशेष फंक्शंस नहीं होते हैं। तीसरे नंबर पे आता है हमारा प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का जो आकार होता है वो उत्तल लेंस के जैसा होता है। इसमें भी केंद्रक नहीं पाए जाते हैं, जिसके वजह से हम किसी भी व्यक्ति का DNA और RNA जो होता है प्लेटलेट से चेक नहीं कर सकते हैं। ये हमें शक्ति प्रदान करने का काम करता है। जैसे डेंगू जब रोग होते हैं तो उस डेंगू वाले रोग में किसी भी व्यक्ति का क्या होता है, प्लेटलेट ही घट जाता है। और प्लेटलेट घट जाने की वजह से वो बेचारा एकदम अपने आप को वीक महसूस करता है, चल नहीं पाता है। तो इसको ठीक करने के लिए सबसे अच्छा उपाय है, जैसे एलोवेरा का जूस लीजिए, गिलोय लीजिए, या सबसे इम्पॉर्टेंट जो होता है वो होता है मिल्क ऑफ गोट। बकरी का दूध सबसे इम्पॉर्टेंट होता है डेंगू को बढ़ाने के लिए। तो ये हमारा हुआ कि वो ब्लड के तीनों पार्ट्स, जिसको एकदम साधारण भाषाओं में आपको समझाया गया। अगला जो टॉपिक है वो है कि क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड, रक्त का थक्का जमना। कैसे हमारे शरीर में रक्त का थक्का जमता है, तो रक्त के थक्का जमने की प्रक्रिया को कैस्केडिंग प्रोसेस कहा जाता है। मतलब कि द प्रोसेस इन विच क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड इज नोन एज कैस्केडिंग प्रोसेस, या रक्त का थक्का जमना ही कहलाता है कैस्केडिंग प्रोसेस। यह 4 मिनट में जम जाता है। ऐसा नहीं कि कटने के बाद आपका 1 घंटा लगेगा। आप देखते हैं कोई भी व्यक्ति अगर कट जाता है तो उसको दबाए रखता है, कुछ देर के बाद रक्त का जमना बंद हो रक्त जम जाता है और रक्त का बहना बंद हो जाता है। यह हमारे 4 भागों में डिवाइड किया गया है कि कैसे कैसे ये 4 भागों में जमाता है रक्त को। लोग पहले साधारण छोटे बच्चे जानते हैं कि भाई रक्त का जमना किससे होता है, तो लोग कहते हैं विटामिन K से, लेकिन ऐसा नहीं है। तो पहला स्टेप देखिए क्या होता है। जब ही हाथ कटा, जिसमें थ्रोम्बोसाइट जो होता है, हाथ कटते ही थ्रोम्बोसाइट वायु के संपर्क में आता है और वह थ्रोम्बोप्लास्टिन बना लेता है। थ्रोम्बोप्लास्टिन बना लेता है। थ्रोम्बोप्लास्टिन एक्टिव होता है और एक्टिव होने के बाद वह शरीर में पाए जाने वाले कैल्शियम के साथ मिक्स होता है और वो बना लेता है थ्रोम्बोबिन और थ्रोम्बिन बना लेता है। थ्रोम्बिन जो होता है, थ्रोम्बिन बन जाता है। तो ये दूसरा पार्ट आपका कंप्लीट होता है। तीसरे पार्ट में थ्रोम्बिन जो होता है वो शरीर में पाए जाने वाला एक प्रोटीन होता है फाइब्रोनोजेन, उसके साथ मिक्स होता है और वो फाइब्रिन बना लेता है। फाइब्रिन जो होता है वह एक जाली के नुमा होता है, ऐसे ऐसे एकदम जाली बना लेता है और वो फाइब्रिन रुधिराणु को रोक देता है। जैसे फाइब्रिन जो है वो लिक्विड पार्ट है और रुधिराणु जो है वो सॉलिड पार्ट है। तो जब ही आपका फाइब्रिन एक जाली के समान बन जाता है तो उसमें बहने वाले रुधिराणु को वो रोक देता है और इस तरह से रक्त का थक्का जमना कंप्लीट हो जाता है। तो ये 4 भागों में हमारा रक्त का जमना कंप्लीट होता है कि जब ही हमारा कहीं कटता है, थ्रोम्बोसाइट्स जो होता है वो वायु के संपर्क में आके थ्रोम्बोप्लास्टिन बना लेता है। थ्रोम्बोप्लास्टिन शरीर में पाए जाने वाले कैल्शियम के साथ मिक्स होकर के थ्रोम्बिन बनाता है। थ्रोम्बिन जो होता है वो फाइब्रोनोजिन प्रोटीन के साथ मिल करके फाइब्रिन बना लेता है और फाइब्रिन जो होता है वो जाली के नुमा
एक लेयर बना लेता है, पपड़ी बना लेता है वहाँ पे, और रुधिराणु को रोक देता है, जो कि ब्लड को थक्का जमने का काम किया जाता है। जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्लड के जमने में कौन कौन से भाग, कौन कौन से चीज़ें पार्ट करती हैं, तो सबसे पहले अगर रुधिराणु कहा जाए तो रुधिराणु में आपने देखा था थ्रोम्बोसाइट्स, जिसको कि हम लोग प्लेटलेट्स कहते हैं, ये भी उसमें जमा होता है। कौन सा प्रोटीन भाग लेता है, तो फाइब्रिनोजेन प्रोटीन उस ब्लड को थक्का जमने में सहायता करता है। और कौन सा तत्व पूछा जाए तो उसमें कैल्शियम होगा, और पूछा जाए कौन सी विटामिन भाग लेता है तो उसमें विटामिन के आपका होगा। इसमें एक चीज़ और पाया जाता है, एंटी क्लॉटिंग तत्व एक पाया जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं हेपेरिन और इन सब में एक दुश्मनी होती है। हेपरिन कहता है कि तुम लोग को थक्का हम जमने नहीं देंगे, और ये सब कहते हैं कि हम तो थक्का, ब्लड को थक्का जमाएंगे। ये शरीर के अंदर पाए जाते हैं। अब हेपरिन जो होता है शरीर के अंदर होता है, इसलिए ब्लड को थक्का जमने नहीं देता है, क्योंकि ब्लड का थक्का अगर किसी भी पार्ट में जम जाए तो वहाँ पे नसें फट जाएंगी और आदमी मर सकता है। तो हेपरिन जो होता है वो थक्का जमने नहीं देता है, और ये सब कहते हैं कि हम थक्का जमाएंगे। कभी कभी आप डॉक्टर को देखते होंगे कि इंजेक्शन लगाता है तो पूरा इंजेक्शन को हिलाता है और कुछ दवा को भी बाहर फेंक देता है। बाय द वे कभी ऐसा होता है कि वो हवा को ही थोड़े से में लगा देता है, तो वहाँ पे अगर हमारे शरीर में जो ही हवा प्रवेश करता है तो उस जगह का हेपरिन मर जाता है, और उस जगह का हेपरिन जो ही मर जाता है, ये सारे मिल करके वहाँ ब्लड को जमा देते हैं। अब जब ब्लड को जमा देते हैं तो वो एकदम पूरा दर्द होने लगता है। ओह, ऐसे ही क्या होता है कि जैसे स्लाइम किसी मरीज़ को चढ़ाया जाता है, तो आप देखिएगा कुछ स्लाइम अभी बॉटल में रहता है, तभी उसको बंद कर दिया जाता है। इसलिए बंद कर दिया जाता है ताकि पूरा अगर ख़त्म हो जाए तो उस बॉटल में ज़्यादा हवा होगा, उस आदमी के अंदर वो हवा प्रवेश कर जाएगा और सारा हेपरिन मर जाएगा, और तुरंत आदमी का ब्लड क्या हो जाएगा, क्लॉट हो जाएगा, और वो आदमी जो होगा वो क्या होगा, मर जाएगा। अब पूछता है कि ये हेपरिन जो है या ये जो प्रोटीन है ये बनते कहाँ हैं, तो जो हमारे फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन हैं ये हमारे लीवर में बनते हैं, और हेपरिन जो होता है वो हमारे शरीर में वैसे मूवमेंट किया रहता है, घूमते रहता है। तो हेपरिन एक ऐसा एंटी क्लॉटिंग सब्सटेंस है जो हमारे ब्लड को जमने नहीं देता है। धन्यवाद। तो ये रहा हमारे ब्लड क्लॉटिंग से संबंधित और आरबीसी से संबंधित वो आपका